हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सीट नंबर 3। प्रैक्टिस सीट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है मोटर वाहनों के पीछे के ट्रैफिक देखने के लिए कौन से दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मोटर वाहनों के ट्रैफिक के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों किया जाता है उत्तल दर्पण का? क्योंकि विस्तृत क्षेत्र को छोटा करके सीधा देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो है ना, जो पीछे का प्रतिबिंब होगा, जो पीछे की वस्तुएं होंगी, उनको अगर अपन देखेंगे तो वो क्या होता है? विस्तृत क्षेत्र होता है, उसको अपने को छोटा करके देखना है और साथ ही साथ कैसा देखना है? सीधा देखना है। तो छोटा करके सीधा देखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया मोटर वाहनों के लिए पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। ये दिमाग में बैठा लीजिए। सर्च लाइट में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्च लाइट में प्रयुक्त होता है। तो सर्च लाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? सर्च लाइट जो होता है लाइट फैलाती है, तो ये क्या करती है? लाइट को अभिसरित कर देती है, फैला देती है। तो लाइट को फैलाने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। समझ में आ गया? तो लाइट अगर फैलेगा तो इसलिए क्या होगा? लाइट अपने को ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? सर्च लाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध होता है। तो आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो f बराबर हो जाएगा r/2। तो यहाँ पे आंसर आप टिक लगाएंगे किसमें? f g = r/2, या ऐसा भी लिख सकते हैं r = 2f, दोनों सही है ना। या r = 2f लिख सकते हैं, या f = r/2 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है यदि वस्तु कहाँ पर होती है? तो वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य होती है। अवतल दर्पण की बात करता हूँ तो अवतल दर्पण में वस्तु अगर ध्रुव और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। मतलब दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है। ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? फोकस और ध्रुव के बीच, F और P के बीच। P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु कहाँ पे होगी? फोकस और ध्रुव के बीच होगी। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। संयोगी फोकस विधि से किस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं? तो ठीक है, तो संयोगी फोकस विधि से किस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं? तो अवतल दर्पण की। याद कर लीजिए कि संयोगी फोकस विधि में जो दर्पण उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, और जिसकी क्या ज्ञात करते हैं? फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। तो आपको पता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि समान प्रकाश को अगर सीधा आपतित करते हैं तो सीधी क्या होती है? वापस भी हो जाती है। समझ में आ गया? तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7। जब दो दर्पण परस्पर समानांतर होते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? तो जब दो दर्पण समानांतर है तो दर्पण के प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र होता है 360/θ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब दो दर्पण समानांतर है इस तरीके से, तो जब दोनों दर्पण समानांतर होंगे तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0। तो 360/0, तो 360/0 क्या हो जाएगी? अनंत। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो क्या होगी? अनंत होगी। बाकी सम या विषम है उसके हिसाब से -1 और -1 करते हैं, वो आपको पता होगा, मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब दो दर्पण परस्पर समानांतर होंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि वस्तु स्थिर है और समतल दर्पण को d दूरी तक चलाया जाता है तो प्रतिबिंब चलेगा कितनी दूरी तक? तो देखिए, ये समतल दर्पण हो गया और यहाँ पे वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इमेज है। अगर ये जो है x दूरी पर है तो ये भी कितनी दूरी पर होगा? x दूरी पर होगा। लेकिन अगर दर्पण को आप d दूरी से इसके पास ले जाते हो या d दूरी से इसके दूर ले जाते हो तब प्रतिबिंब कितना शिफ्ट हो? देखिए, d दूरी पे यहाँ पे लाएंगे तो इसको कितना बढ़ गया? इसमें ये d साथ में ये d, तो कितना बढ़ा है? 2d बढ़ गया। समझ में आ गया? तो इसको 2d क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए जस्ट डबल वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। देख लीजिए, इसको जब पास लेके आएंगे, ये d और ये d, ये दोनों क्या होंगे? कॉमन। क्योंकि इसको जब पास लेके जाएंगे तो इसको कम से कम जितने दूरी पर ये है उतनी दूरी पर इमेज भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं अगर दर्पण को d दूरी पर क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं, या पास ले जाते हैं वस्तु से, या दूर ले जाते हैं, तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर शिफ्ट होगा? 2d दूरी पर क्या होगा? शिफ्ट हो गया, चलेगा, बोल सकते हो। ठीक है, तो दर्पण को अगर d दूरी से चलाते हो तो प्रतिबिंब कितनी दूरी से चलेगा? वो 2d दूरी से चलेगा, क्योंकि ये 2d और d इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा? उसको मैनेज करना पड़ेगा। किसको? प्रतिबिंब को। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। यदि दर्पण स्थिर है और वस्तु को d दूरी तक चलाया जाता है, ये d है। यदि दर्पण क्या है? स्थिर है और वस्तु को d दूरी तक चलाया जाता है तो प्रतिबिंब चलेगा। तो आप देख लीजिए, अगर
वस्तु को डी दूरी तक चलाएंगे तो प्रतिबिंब भी दूरी तक चलेगा। समझ में आ गया। तो समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु जितनी दूरी पर होता है उतनी दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो अगर 2 मीटर अगर आप वस्तु को चला रहे हो तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर चलेगा, तो इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया। तो यदि अवतल दर्पण को आप चलाते हो डी दूरी से तो प्रतिबिंब कितनी दूरी से चलेगा, 2 दूरी तक चलेगा। समझ में आ गया। आप इसको डी दूरी तक चलाओगे तो प्रतिबिंब कितनी दूरी तक चलेगा, 2D दूरी तक चलेगा। समझ में आ गया। लेकिन वस्तु को अगर डी दूरी तक चलाओगे तो प्रतिबिंब कितनी दूरी चलेगा, डी दूरी तक ही चलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दर्पण को चलाने से ही प्रतिबिंब में परिवर्तन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण में रैखिक आवर्धन होता है सदैव 1 से कम। समझ में आ गया। तो रैखिक आवर्धन जो होगा उत्तल दर्पण के लिए सदैव क्या होगा, 1 से कम होगा। समझ में आ गया। क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो छोटा बनने के कारण क्या होता है, आपको पता है m = क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। समझ में आ गया। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो m का मान 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में रैखिक आवर्धन सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन अगर इसी को पूछा जाए अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, रैखिक आवर्धन 1 से ज़्यादा होता है, 1 से बराबर हो सकता है, या 1 से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। तीनों कंडीशन है। 1 के बराबर हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और 1 से ज़्यादा, तीनों कंडीशन हो सकती है। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए स्पेशली याद रखोगे सदैव क्या होगा, 1 से कम होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2 वस्तुओं को एक ही सीध में रखकर आँख को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उसमें जो सापेक्ष विस्थापन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या, लंबन। दिमाग में बैठा लीजिए। समझ में आ गया। आप प्रैक्टिकल करते इस तरीके से पिन मेथड यूज़ करते हैं। तो जब ऐसा हिलाते तो ये दोनों क्या हो रहा है, अगर एक सीध में नहीं है, ये भी मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लंबन होता है। और दोनों अगर एक सीध में होता है तो वहाँ पे लंबन नहीं होता। ये दोनों चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगर दाईं या बाईं ओर हटाने पे उसमें जो विस्थापन होता है उसको कहा जाता है क्या, लंबन कहा जाता है। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे लंबन नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। प्रैक्टिकल का ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 60 अंश है तो आपतन कोण का मान होगा। तो देख लीजिए, ये दर्पण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 अंश है बोल रहे हैं। तो आपतन कोण का मान क्या होगा, तो आपको पता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 60 है, तो ये अगर 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। दोनों का आधा आधा बांट दीजिए। समझ में आ गया। तो आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसलिए बोल सकते हैं आपतन कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा, अगर टोटल अंश 60 अंश का है। तो क्लियर हुआ। चलिए आगे। आपतित किरण की दिशा को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी। तो यहाँ पे सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये आपतित किरण हो गई, ये क्या हो गई, परावर्तित किरण, ठीक है। अब इसे बोल रहा है स्थिर रखकर समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाते हैं तो समतल दर्पण को या तो ऐसा घुमाइए या तो ऐसा घुमाएंगे। तो समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाएंगे और ये क्या है, अगर स्थिर है तो उस कंडीशन में देख सकते हो आप, अगर ये स्थिर होगा तो अगर ये थीटा कोण से घूम रहा है तो थीटा इसमें और बढ़ जाएगा। तो थीटा और थीटा दोनों को क्या करना पड़ेगा, परावर्तित किरण को मैनेज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगा, 2 थीटा। जैसे यहाँ पे कंडीशन लिए थे वैसे यहाँ पे भी होगा। समझ में आ गया। ये तो स्थिर है, लेकिन अगर थीटा कोण से घुमाएंगे तो अभिलंब भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये पास गया तो इतना चीज़ को और उसको कवर करना पड़ेगा ऑलरेडी यहाँ पे। तो ये दोनों हो गया, तो दोनों हो गया मतलब थीटा प्लस थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इसको ऐसा आप समझ सकते हो शॉर्टकट लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपतित कोण को अगर आप स्थिर रखोगे, समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाओगे तो परावर्तित किरण में कितने का कोण से घूमेगा, 2 थीटा कोण से घूमेगा, जस्ट डबल। अगर दर्पण को 30 अंश से घुमाओगे तो परावर्तित किरण कितने अंश से घूमेगा, 60 अंश से घूमेगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। याद कर लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी में अगर उत्तल दर्पण का पूछ दिया जाए तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या लेके चलते हैं, धनात्मक ले सकते हैं स्पेशल केस के लिए, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है, धनात्मक होती है। न्यूमेरिकल में ये काम आता है, चिन्ह परिपाटी से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 15। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, f है, मतलब +f, ठीक। एक वस्तु इस दर्पण से एक दूरी पर स्थित है, मतलब वस्तु की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, f दी है। तो उत्तल दर्पण के लिए मैं बताया फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, मैंने ले लिया। लेकिन दर्पण से वस्तु जो है कितने दूरी पर है, f दूरी पर है। तो वस्तु सदैव क्या होती है, लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए अपन क्या लेके जाएंगे, माइनस f लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रकाश कहाँ से आती है, वस्तु की तरफ से आती है, और दूरी इधर देख रहे तो इसकी क्या होगी, विपरीत हो गई। तो यहाँ पे क्या लेंगे, -f लेके चलेंगे। तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये अपने को निकालना, मतलब v का मान निकालना है। तो दर्पण का सूत्र आपको पता है,
1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u होती है। ठीक, चलिए f का मान 1/f, v अपने को निकालना है, u माइनस एफ है तो ये हो जाएगा 1/f माइनस में। ठीक है, तब जब यहाँ से 1/v की वैल्यू निकालेंगे तो 1/f पहले से प्रेजेंट है, माइनस वाला ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1/f हो जाएगा। तो ये आ जाएगी क्या 2/f। जब इसको उल्टा करेंगे v की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा f/2, मतलब फोकस दूरी के हाफ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या f/2। समझ में आ गया। तो यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है f है और वस्तु इस दर्पण से f दूरी पर स्थित है तो उस कंडीशन में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस के जस्ट हाफ पर बनेगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 15 क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक बार रीड करेंगे, मैंने लॉजिक भी बता दिया कहाँ पे किस लॉजिक का काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हो। आपको याद भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आप पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के लिए मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, प्रकाशित तंतु में कौन सी घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है प्रकाशित तंतु में कौन सी घटना होती है। तो प्रकाशित तंतु में कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। आपको पता है प्रकाशित तंतु एक ऐसी युक्ति होती है जिससे अपन जो भी सिग्नल होता है एक स्थान से कहाँ पहुँचाते हैं, दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे सिग्नल कैसे मूव कर रहा है भाई, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। बिना किसी नुकसान के, बिना किसी पावर लॉस के क्या हो रहा है, सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रकाशित तंतु का उपयोग करते हैं। इसमें कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या होती है, घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन कौन सी शर्तें होगी, या बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगी। तो इसमें दो कंडीशन है, पहला आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा प्रकाश जो है कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, सघन से कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। समझ में आ गया। दो कंडीशन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। इतना क्लियर हुआ। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन कौन सी कंडीशन, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से बना होना चाहिए, और दूसरा जो है सघन माध्यम से प्रकाश कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18, सूर्योदय के कुछ समय पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे ये पृथ्वी हमारी, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है देखने वाला, यहाँ पे क्या है अपनी सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पे चली गई। अब प्रकाश की किरण जब यहाँ से ट्रांसफ़र होगी तो अब प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के कारण जो ये स्थिति वो यहाँ दिखाई देगी। तो मतलब क्या है, सूर्योदय जो है 2 मिनट पहले भी अपने को क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। मतलब इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब सूर्य उदय होने के पहले ही अपने को क्या हो रही, दिखाई दे रही। मतलब ये स्थिति में अपने को सूर्य दिखना नहीं चाहिए, लेकिन ये स्थिति अपने को यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब एडवांस सनराइज हो रहा है। और डिले सनसेट सेम चीज़ किस में होता है, सूर्यास्त के समय भी होता है। तो सूर्योदय के कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना किस कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाने का फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये आपका आंसर, ठीक है। तो उत्तल लेंस को जब भी पानी में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आएगा, वो बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको पता है सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, और विरल में प्रकाश का वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो वेग क्या होगी, अधिक हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी तो वेग बढ़ जाएगी, जब विरल से सघन जाएगी तो वेग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको दिमाग बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो याद कर लीजिए, लेंस की फोकस दूरी बैगनी रंग के लिए क्या होती है, मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे दिमाग बैठा लीजिए, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए सबसे कम होती है, बैगनी रंग के लिए क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 22, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात बराबर होता है। तो आपको पता है म्यू बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन क्या होता है, एपेरेंट डेप्थ होता है। इसका मतलब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, माध्यम के अपवर्तनांक बोला जाता है। ठीक है, ये मैं आपको क्लासेस के लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो लेंस की क्षमता जिससे अपन नापते हैं उसको बोला जाता है कि डाईऑप्टर, है ना, पावर ऑफ द लेंस। और पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, मतलब 100/f इन सेंटीमीटर। मतलब जो भी फोकस दूरी है उसका उल्टा वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। इसी को अगर मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इन मीटर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता चुका है पहले ही। ठीक है, तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है मीटर में वो क्या कहलाता है,
लेंस की क्षमता कहलाती है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डाईऑप्टर होती है, जिसको डी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। किस रंग के प्रकाश के लिए किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जो अपवर्तनांक होता है पारदर्शी माध्यम के लिए किसका अधिक होता है, बैगनी रंग का सबसे क्या होता है, अधिक होता है। किसका, बैगनी रंग का। और साथ ही साथ सबसे कम किसका होता है, तो अधिक अगर बैगनी रंग का है यहाँ पे, तो सबसे कम जो होगा वो किसका होगा, लाल रंग का होगा। किसका होगा, लाल रंग का होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है, किस रंग के प्रकाश के लिए किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा बोलेगा तो लाल रंग, और सबसे अधिक बोलेगा तो कौन सा रंग, बैगनी रंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। मतलब कांच का मतलब म्यू जी दिया हुआ है कितना, 3/2, और पानी का म्यू डब्ल्यू, पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3 दिया हुआ है। कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात, कांच में प्रकाश की चाल मतलब Vg और पानी में प्रकाश की चाल मतलब Vw। इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये कितना होता है, 8/9 होता है, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए म्यू और वी में क्या संबंध होता है, तो म्यू और वी क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्जली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझ में आ गया। अगर म्यू को मैं म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी लिखूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा वी जी अपॉन क्या हो जाएगी, वी डब्ल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। तो मेरे को वी जी अपॉन वी डब्ल्यू का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो वी जी अपॉन वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। म्यू डब्ल्यू का मान कितना दिया, 4/3, और वी डब्ल्यू का मान कितना है हमारे पास, देखिए म्यू डब्ल्यू का मान कितना दिया हमारे पास, म्यू डब्ल्यू का 4/3, और यहाँ पे म्यू जी का मान कितना दिया, म्यू जी नीचे डिवाइड में है तो म्यू जी कितना दिया है, 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पर चले जाएगा तो 4 × 2 हो जाएगा, नीचे 3 × 3, तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 कितना 8, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8/9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि कांच और जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 8/9 होगा। इतना समझ में आया। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसको डेफिनेटली आप एक बार रीड करेंगे, बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सीट नंबर 3 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सीट नंबर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस सीट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आज हमने प्रैक्टिस सीट नंबर 3 कंप्लीट किया है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आपको करना है और दिमाग में बैठा के रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।